राधे राधे सभी को। मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं और ये इस सीरीज़ का थर्ड वीडियो है, जबकि ये मैथ्स PYQ सीरीज़ की का सेकंड वीडियो है। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है 9 सितंबर की शिफ्ट नंबर 2 के PYQs। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ये हमारा श्लोक जो थीम रहने वाला था थ्रू आउट दी सेशंस, जितने भी हम मैथ्स के PYQ लगाएंगे उन सभी में ये हमारा थीम रहने वाला है। इसका सिंपल सा मतलब है कि आप बस अपने हार्ड वर्क पे ध्यान दीजिए, आउटकम का टेंशन या फिर आउटकम की चिंता ना कीजिए। फोकस करिए अपने एक्शंस पे, फोकस करिए अपने एक्शंस पे, बाकी रिजल्ट की फिक्र ना कीजिए। ठीक है, इसी थीम के साथ हम आगे बढ़ते हैं, इसी श्लोक के साथ हम आगे बढ़ते हैं। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो ये रहने वाला है, Madhav purchased an item for ₹42,000 and sold it at a loss of 20%. माधव ने एक आइटम खरीदा, एक चीज़ खरीदी 42,000 की, मतलब कि ये उसका कॉस्ट प्राइस हुआ। ठीक है, और उसने बेचा, सोल्ड इट एट अ लॉस ऑफ 20% लॉस पे उसने बेचा। ठीक है, फिर लिखा है कि विद दैट अमाउंट, जो अब अमाउंट आया बचा उसके पास, उसने एक और आइटम खरीदा और उसको उसने 30% गेन में बेचा। तो ओवरऑल गेन परसेंटेज हमें निकाल, तो सिंपल सी बात है CP इतना है। ठीक है, तो SP कितना होगा? SP जो पहला वाला होगा वो क्या होगा? वो होगा आपका 20% लॉस हुआ तो 80% ऑफ 42,000। तो ये हो गया 633। ठीक है, अब उसने इस अमाउंट से एक और चीज़ खरीदी और उसको बेचा उसने 30% प्रॉफिट से, तो मतलब कितना हो गया? 130% हो गया। जो नया SP होगा तो 130% ऑफ कितना? 6, ये कितना हो गया? 0.8634। ठीक है, इतना हो गया। ठीक है, तो अब हमें क्या निकालना है कि उसका ओवरऑल परसेंटेज कितना था। तो स्टार्टिंग में CP कितना था? 42,000। अभी कितना हो गया? इतना हो गया। तो उसको प्रॉफिट कितने का हुआ? प्रॉफिट हुआ 1680 का। ठीक है, तो कितना प्रॉफिट हुआ? इतने का। क्लियर? कहने का मतलब एक CP था, ठीक है, उस पर इसको कुछ लॉस हुआ, वो लॉस हुआ 20% का। फिर इसके पैसे से उसने एक और चीज़ खरीदी और उस पर उसको प्रॉफिट हुआ 30% का। ये था। अब हमें पूछा था कि इनिशियली जो चीज़ खरीदी थी उससे इसको अब ओवरऑल कितना फ़ायदा हुआ, ये पूछा गया था। ठीक है, इस तरह से हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इफ़ द रेडियस ऑफ सिलेंडर इज़ 8 सेंटीमीटर एंड द हाइट इज़ 14 सेंटीमीटर। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं आपको एक ट्रिक से कराऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको सिलेंडर के रिलेटेड कुछ फॉर्मूलेस जो है वो मैं आपको याद करा देता हूँ। तो सिलेंडर से रिलेटेड 3 फॉर्मूले हमें याद करने हैं। पहला, उसका कर्व सरफेस एरिया, उसका टोटल सरफेस एरिया और उसका वॉल्यूम। ठीक है, तो वॉल्यूम तो आपको पता है क्या होता है। वॉल्यूम सिलेंडर का क्या होता है? वो होता है πr²h। कर्व सरफेस एरिया क्या होता है? कर्व सरफेस एरिया होता है 2πrh। और टोटल सरफेस एरिया जो होता है वो होता है 2πr+h। ठीक है, इसी तरह हमने लास्ट मैथ्स के सेशन में एक फॉर्मूला, एक ऑब्जेक्ट के फॉर्मूले और याद किए थे। वो किसके थे? वो थे कोण के। कोण के हमने क्या याद किए थे वो हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। CS से टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम। तो कोण का वॉल्यूम क्या होता है? वो होता है 1/3πr²h। कर्व सरफेस एरिया क्या होता है? वो होता है πrl, जहाँ पे l जो है वो स्लैंट हाइट है,
स्लैंट हाइट है, और टोटल सरफेस एरिया क्या होता है पाई आर आर प्लस एल। आप देखेंगे कि लगभग ये कोन कोन और सिलेंडर लगभग सिमिलर है, ठीक है। ऐसे ही आपको और भी फॉर्मूले याद करने हैं, पर वो जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे उससे रिलेटेड हम तब ये फॉर्मूले देखेंगे, ठीक है। आप जाते हैं वापस अपने क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे वॉल्यूम पूछा है सिलेंडर का, और जो कि मैं पता है पाई आर स्क्वायर एच होता है, ठीक है। लेकिन इसको अगर हम फॉर्मूले से करेंगे तो इसमें थोड़ा कैलकुलेशन बढ़ जाएगा, कैलकुलेटिव हो जाएगा, थोड़ा टाइम लग सकता है। अब यहाँ देखो पाई की वैल्यू 22 दे रखी है, तो जो ट्रिक है वो ये है कि 22 किसका मल्टीपल होता है, 22 होता है 11 का मल्टीपल होता है। और 11 का डिविजिबिलिटी टेस्ट जो मैंने आपको बोला था कि याद करना है लास्ट लेक्चर में, वो क्या होता है, वो होता है कि जो नंबर है उसके सम ऑफ इवन प्लेस माइनस सम ऑफ ऑड प्लेसेस के जो नंबर हैं उसका जो डिफरेंस है वो 11 का मल्टीपल होना चाहिए या 11 से डिवाइड होना चाहिए। जैसे कि 2 + 8 10 और 6 + 6 12, तो 12 - 10 कितना होता है 2। ये 11 से डिविजिबल है नहीं है, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं है। 2 + 1 3, 8 + 6 14, 14 - 3 कितना होता है 11। क्या ये 11 से डिविजिबल है? हाँ है, तो यही हमारा आंसर होगा। और भी चेक कर लेते हैं। 2 + 8 10, 7 + 4 11 -1, क्या 11 से डिविजिबल है? नहीं है, तो ये भी नहीं है। इसको देख लेते हैं। 2 + 5 7 और 6 + 4 10 -7 3, तो ये भी डिविजिबल नहीं है, तो ये भी हमारा ऑप्शन। आंसर हमारा एक ही आ गया, जो कि है सेकंड वाला। तो ये ट्रिक रहती है, मैक्सिमम क्वेश्चन इससे सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। या यहाँ ध्यान देने की बात ये है कि आपको ध्यान देना है कि पाई की वैल्यू 22/7 है, ना कि 3.14 है। इसमें ये शॉर्टकट लागू नहीं होगा, ठीक है, ये ट्रिक लागू नहीं होगी, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि 7 years ago, 7 साल पहले, प्राची वॉज 4 times as old as her daughter was that at their time, and 4 years from now, अभी से 4 साल बाद प्राची विल बी 2.5 years as old as her daughter। हमें सम पूछा है दोनों का प्रेजेंट एजेस का, ठीक है। तो मान लेते हैं कि पी की प्रेजेंट एज है पी, प्राची की प्रेजेंट एज है पी, डॉटर की प्रेजेंट एज है डी। तो 7 साल पहले, 7 साल पहले मतलब कि प्रेजेंट एज में 7 घटा दो, और डॉटर की भी प्रेजेंट एज में 7 घटा दो। प्राची की जो एज है वो 4 टाइम्स है अपने डॉटर से, मतलब 4 टाइम्स है अपनी डॉटर से। इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। 4D - 28 P = 4D - 21। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। 4 years from now, 4 साल बाद, तो प्रेजेंट एज कितनी थी पी थी, तो 4 साल बाद 4 + P + 4, और डॉटर भी P + 4 D + 4 हो जाएगी। उसने बोला है कि जो प्राची की एज है वो 2.5, मतलब 2.5 साल, 2.5 गुना ज़्यादा होगी। इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। और यहाँ पे भी P है, यहाँ पे भी P है, इसको कंपेयर कर लेते हैं, या फिर ठीक है साथ में लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा 2.5D + 6 = 4D - 21। ये हो जाएगा 1.5D, यहाँ पर हो जाएगा 27, डी आ जाएगा आपका 18, डी 18 आ गया। तो इसमें क्या बोलते हैं, प्रेजेंट एज पूछी है प्राची की, तो मतलब दोनों का सम पूछा है, तो प्रेजेंट एज इससे देख लेते हैं। तो P = 4 × D, 4 × 18 - 21, 72 - 21 कितना आ गया 51 आ गया। प्रेजेंट एज पूछिए, तो प्रेजेंट एज दोनों की कितनी है, एक की 18, एक की 51 है। सम कितना हो गया 69। सिंपल क्वेश्चन है, आपको बस इक्वेशन को ध्यान से पढ़ना है, सॉरी
क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, फिर इक्वेशन ध्यान से फॉर्म करनी है, बस ये चीज़ था इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फ्रॉम अ सर्कल विथ द रेडियस ऑफ 15.75 centimeter, a sector with an arc length of 11 centimeter is cut off. Find the area of this sector. ठीक है, उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि सेक्टर क्या होता है। जैसे मान लेते हैं मान लेते हैं सर्कल है, ये इसका सेंटर है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं सेक्टर। जैसे हमारा केक होता है ना, केक को हम जब बर्थडे पे कट करते हैं तो जो पीस बनता है उसको बोलते हैं सेक्टर, ठीक है। अब सेक्टर में देखो, ये तो हमारी रेडियस हो गई, ये भी रेडियस होगी, लेकिन ये जो होती है इसको बोलते हैं आर्क लेंथ, आर्क बोलते हैं, ठीक है। तो लेंथ ऑफ आर्क क्या होती है, फॉर्मूला है इसका भी, ये भी आपको याद रखना है। वो होता है 2πr, ठीक है, अपॉन एंगल अपॉन 360 डिग्री। अभी एंगल क्या है, ये एंगल मान लो थीटा है, तो थीटा वो एंगल होता है जो सेंटर की तरफ लगता है, ठीक है। इस तरह से आप इस आर्क की लेंथ निकाल सकते हैं, ठीक है। अब सेम चीज़ है, जो एरिया ऑफ सेक्टर होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू रेडियस इंटू आर्क की लेंथ, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। सेम चीज़ है, सिंपल है। अब यहाँ पे देख लो, हाफ रेडियस कितनी है 15.75 है, और ये लेंथ 11 है। इसको हटा देते हैं, 2 जीरो नीचे आ गए, मल्टीप्लाई करते हैं 11 से, तो ये आ जाएगा, ठीक है। नीचे 200 आ गया, डिवाइड कर लो, कितना आ जाएगा, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पे सब में 86 दे रखा था, तो ये जो कैलकुलेशन है वो ध्यान से करनी है, क्योंकि इसका आंसर जो पॉइंट से है, ठीक। अगले क्वेश्चन पर पढ़ते हैं। अब हमें ये क्वेश्चन में करना है सिंप्लीफाई। अब इस क्वेश्चन के लिए आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है। वो फॉर्मूला क्या है, वो फॉर्मूला है आपका a³ + b³ + c³ माइनस 3abc = a + b + c ब्रैकेट में, फिर a² + b² + c² माइनस ab माइनस bc माइनस ca। ये वो फॉर्मूला है जो आपको याद होना चाहिए, ठीक। यहाँ देख लो, ये a है, इसको b मान लो, इसको c मान लो, तो a³ + b³ + c³ माइनस 3abc, ठीक है। यहाँ पे क्या है, a² + b² + c² माइनस ab bc c, ठीक है। तो अब जब ये कट जाएगा तो क्या बचेगा हमारा, सिर्फ ये बचेगा, तो ये सिर्फ a + b + c बचेगा यहाँ पे, ठीक है। अब वो क्या है, वो है 8.3 9.2 6.1, 6 आएगा, और लास्ट में एक ही में 6 है, तो यही ऑप्शन, ठीक है। सिंपल था, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ध्यान रखना है। अब इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन आता है, सेम फॉर्मूला से एक और क्वेश्चन आता है। वो क्या आता है कि a³ बता देता हूँ, एक और फॉर्मूला इससे रिलेटेड है, माइनस 3abc। इससे रिलेटेड एक फॉर्मूला है, उस वो ये है a + b + c / 2 a - b² होल स्क्वायर प्लस b - c का होल स्क्वायर प्लस c - a का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला भी सीजन में पूछा जाता है, और बहुत से एग्ज़ाम में SSC के जितने भी एग्ज़ाम हैं लगभग इसमें ये दोनों फॉर्मूले का बराबर यूज़ है। अब ये फॉर्मूला कहाँ यूज़ होता है, जब
ए की वैल्यू कंसेक्यूटिव हो, जैसे 201 है, बी की वैल्यू 202 है, सी की वैल्यू 203 है, ठीक है, कंसेक्यूटिव है। और यहाँ पे सपोज आपसे ये पूछ लिया कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 ABC कितना होगा, तो आप उस केस में इस तरह से कर सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या है, ये दोनों जब माइनस होंगे तो 1 आ जाएगा, उसका 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, यहाँ पे भी 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 का स्क्वायर टोटल 3 हो जाएगा। ये सॉल्व करने में ईजी रहेगा। जब कंसेक्यूटिव होते हैं तब ये चीज़ सॉल्व करने में ईजी रहता है, इसलिए इस फॉर्मूले से आप निकाल लेंगे, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन को जहाँ पे कंसेक्यूटिव ABC दे रखा हो, ध्यान रखना है, ABC 101, 102, 103 भी हो सकता है, ठीक है, यहाँ पे, या फिर मतलब कि इनके बीच का गैप सेम हो या छोटा गैप हो, नंबर बड़े हो छोटा हो, इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। कंसेक्यूटिव हो तो मतलब ज़्यादातर क्वेश्चन कंसेक्यूटिव वाले पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने आपको ये बताया, ठीक है। अगले क्वेश्चन में पढ़ते हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ sec t इफ tan थीटा इक्वल्स टू 1/3, ठीक है। इससे पहले मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको कुछ फॉर्मूले से कराए थे, वो क्या कराए थे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है, और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा ये भी 1 होता है, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू ये भी 1 होता है, ठीक है। ये चीज़ मैंने बताया था आपको। अगर हम इस फॉर्मूले से लगाएंगे तो यार हमें क्या पता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। tan को उधर भेज दो तो ये माइनस खत्म हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो सेक स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। हमें सेक निकालनी है तो स्क्वायर रूट को वहाँ भेज दो, वहाँ अंडर रूट बन जाएगा स्क्वायर थीटा। tan की वैल्यू हमें पता है 1 प्लस 1/3 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1/9, ये हो जाएगा √10/3, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब इसको करने का एक और तरीका है, वो दूसरा तरीका क्या है, वो जब आप इसको कन्वर्ट कर लो उसमें क्या बोलते हैं बेस हाइट और हाइपोटेन्यूस में, कैसे वो बताता हूँ। ये तो आपको पता होगा कि ये ट्रिक जो आपको पता होगी वो ये है कि पंडित भद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तौले, पंडित भद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तौले। अब हमें वैल्यू किसकी पता है, tan की, तो tan की वैल्यू क्या होती है परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो tan हमें दे रखा है 1/3, तो ये होगा परपेंडिकुलर, ये होगा बेस। हमें निकालना है सेक। सेक क्या होता है, सेक होता है क्या बोलते हैं कॉस का रेसिप्रोकल, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगी हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस। बेस हमें पता है 3 है, हाइपोटेन्यूस कैसे निकालते हैं, परपेंडिकुलर का स्क्वायर और सॉरी बेस का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा √10/3। इस तरह से भी, इस ट्रिक से भी आप निकाल सकते हैं, दोनों इजी हैं, ठीक है। आपको वहाँ पे लिखने नहीं बैठना फॉर्मूला, या उसको वहाँ पे सॉल्व नहीं करना, ये सब आपको मन में करना है, ठीक है। तो ये भी बहुत इजी क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है द पॉइंट P and S आर ऑन द सेम साइड ऑफ लाइन सेगमेंट QR। एक QR है और PS जो है वो सेम साइड पे है, मतलब अगर P यहाँ पे है तो S भी यहीं पे होगा, अगर P यहाँ पे है तो S भी यहाँ पे होगा, सेम साइड है QR के। एंगल PQR P, अच्छा ये यहाँ होगा P और QR जो है ये 90 डिग्री है, और वैसे ही SRQ ये भी 90 है, और PQ इक्वल्स टू SR दे रखा है, ठीक है। इसको ज्वाइन कर लेते हैं, दो ट्रायंगल बन गए। हमें पता करना है कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है। अभी देखिए मैंने बताया था ये किसका साइन है, ये है कॉन्ग्रुएंसी का साइन। अब कॉन्ग्रुएंसी और मैं क्या बताया था वही पर रिवाइज कर लेते हैं, सॉरी
कॉन्ग्रुएंसी के बारे में मैंने ये बताया था आपको कि कॉन्ग्रुएंसी जो है वो 5 तरह से चेक की जाती है। उसका सिंबल ये होता है, उसको 5 तरह से चेक करते हैं। एक पहला है साइड साइड साइड, अगर दो ट्राइंगल की तीनों साइड दूसरे ट्राइंगल के तीनों साइड से इक्वल हैं तो वहाँ पे एस 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 कॉन्ग्रुएंसी लगती है। एक होती है एस ए एस, अगर दो साइड के बीच का एंगल जो है वो दूसरे ट्राइंगल के दो साइड के बीच के एंगल से इक्वल है तब भी ये लगेगी। तीसरी है ए एस ए, दो एंगल के बीच एक साइड। चौथी है ए एस, दो एडजेसेंट एंगल उसके बाद वाली जस्ट एडजेसेंट साइड अगर दोनों ट्राइंगल में इक्वल है तो। और एक है राइट एंगल हाइपोटेन्यूस साइड। ठीक है, ये 5 तरह से आप कॉन्ग्रुएंसी चेक कर सकते हैं। अगर ये दोनों ट्राइंगल में पाई जाती है कोई भी एक, तो वो ट्राइंगल दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। अब यहाँ पे आते हैं। ठीक है, अब हमें यहाँ चेक करना है कि कौन सी कॉन्ग्रुएंसी लग रही है। अब देखो, दो चीज़ तो हमें पता है कि एक ये साइड इक्वल है, एक ये एंगल इक्वल है। ठीक है, एक ये साइड इक्वल, एक ये एंगल। अब ये साइड देखिए, ये वाली साइड, ये दोनों ट्राइंगल में कॉमन है कि नहीं? तो ये साइड क्यू आर जो है वो क्यू आर के इक्वल हो गई क्योंकि वो क्या है, कॉमन है। तो कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है? ये लग रही है साइड एंगल साइड। तो साइड एंगल साइड लग रही है, तो ये दोनों तो एलिमिनेशन से ही खत्म हो गए। ठीक है, अब आपको देखना है, क्या देखना है कि पी क्यू जो है वो एस आर के इक्वल है। तो जो ट्राइंगल बनेगा, ट्राइंगल दोनों होंगे वो भी सेम इक्वल होनी चाहिए। यहाँ देखिए, यहाँ पी क्यू जो है वो एस क्यू के इक्वल है, तो ये चीज़ भी गलत होगी। पी क्यू जो है एस आर के इक्वल है, तो ये वाला ऑप्शन सही हो गया। क्लियर? ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, इस तरह से ये हमारा जो है 4th ऑप्शन सही हो गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, द मार्केट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 26% मोर देन इट्स कॉस्ट प्राइस। इफ अ डिस्काउंट ऑफ 32% इज गिवन, व्हाट विल बी द लॉस्ट परसेंटेज? लॉस परसेंटेज हमें निकालनी है। ठीक है, हमें क्या दिखा है कि जो एम आर पी है, मान लेते हैं एम आर पी, और एक सी पी है। एम आर पी जो है 26% ज़्यादा है। ठीक है, तो अगर सी पी मान लेते हैं 100 है, तो एम आर पी कितना हो गया? एम आर पी 126 हो गया। और इसी एम आर पी पे एक डिस्काउंट दे दिया 32% का, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? इस पे डिस्काउंट दे दिया 32% का, तो सेलिंग प्राइस हो जाएगा 68% ऑफ एम आर पी। ये आपका हो जाएगा 8658 अपॉन 100, 85.68 आपका सेलिंग प्राइस होगी। 85.68। अब आपसे पूछा क्या है? अब आपसे पूछा है कि भाई इसकी लॉस परसेंटेज कितनी है। तो देखो, सी पी इतना है, एस पी इतना है, तो लॉस कितने का हुआ? तो लॉस हुआ आपको 14.32 का, तो 14.32 ही हमारा आंसर है। क्लियर? क्वेश्चन इजी था, बस आपको स्टेटमेंट ढंग से रीड करनी है, उसके अकॉर्डिंग सिचुएशन या प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, साइन क्यूब ए माइनस कॉस क्यूब ए अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए। सेम चीज़ है, ये हमने प्रॉपर्टी कर रखी है। प्रॉपर्टी क्या है मैंने आपको बताई थी, सॉरी ये प्रॉपर्टी नहीं कर रखी, ये भी बता देता हूँ मैं। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए माइनस बी। यहाँ माइनस है तो यहाँ भी माइनस आएगा, बाकी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। सिमिलरली एक फॉर्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, वो होता है ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। दोनों फॉर्मूले में क्या चीज़ आपको ध्यान रखनी है? वो ध्यान ये रखनी है कि यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस होगा, यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस होगा, और यहाँ ये चीज़ देखनी है, यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है। ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, दोनों के दोनों। ठीक है, दोनों इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। सॉल्व करते हैं अब इस क्वेश्चन को। नीचे ए माइनस बी है, ऊपर है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, और नीचे है ए माइनस बी।
फॉर्मूला को पता है कि ए माइनस बी होता है और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी होता है अपॉन ए माइनस बी है। ए माइनस बी से ए माइनस बी कट जाएगा, क्या बचेगा? बचेगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ए क्या है यहाँ पे? साइन है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन ए कॉस ए। ये आपको पता है कि ये दोनों क्या होते हैं? 1 होते हैं। ठीक है, तो ये बच गया साइन ए कॉस। पहला ऑप्शन हमारा जो है वो सही हो गया। ठीक है, ये आपको माइंड में करना और ये फॉर्मूलेस आपको याद रखने ही रखने हैं। ये दोनों फॉर्मूलेस आपको याद रखने ही रखने हैं। ठीक है, ये चीज़ पूछी जाती है। ठीक है, अब जैसे हम जैसे आगे सीरीज़ बढ़ाएंगे तो आप देखेंगे कि इस तरह के क्वेश्चन बहुत आते हैं, एक दो नहीं आते, बहुत आते हैं। ठीक है, और ये MTS में भी आते हैं, CHSL में भी आते हैं, CGL में भी आते हैं। तो आपको ये फॉर्मूले याद रखने हैं। मैं आपको वही फॉर्मूले कराऊंगा जो कि आते हैं। ऐसा नहीं कि मैं आपको कुछ भी याद कराता रहूँ कि भाई उसके क्वेश्चन एक या एक भी नहीं फंस रहा है या फिर एक फंस रहा है और वो मैं क्वेश्चन आपको कराता हूँ। ठीक है, मैं आपको वही कराऊंगा जिसके फॉर्मूले बहुत ज़्यादा आते हैं, ताकि आपके दिमाग में जल्दी चढ़ जाए वो। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, एक चार्ट हमें दे रखा है और हमें हर एक प्रोडक्शन दे रखा है कि ए की प्रोडक्शन है, बी की प्रोडक्शन है, सी की प्रोडक्शन है, डी की प्रोडक्शन, ई की प्रोडक्शन अलग अलग कलर से रिप्रेजेंट है। जैसे कि ए की प्रोडक्शन जो है वो कितनी है? वो है 40%। ठीक है, अब हम बोला गया है कि इफ़ टोटल प्रोडक्शन इन द ईयर 2021 वॉज 2 करोड़, 2 करोड़ प्रोडक्शन हुई थी टोटल। और हमें क्या निकालना है? हमें प्रोडक्शन ऑफ टाइप डी निकालना है। टाइप डी क्या है? टाइप डी है येलो वाला। येलो वाला कितना है? 20%। 20% की हमें वैल्यू निकालनी है। पहली बात क्या है, सर्कल के टोटल एंगल कितने होते हैं? सर्कल के टोटल एंगल होते हैं 360 डिग्री। अब 360 डिग्री को हमने रिप्रेजेंट कर रखा है 100 से, 100% से। तो 10% कितना हो जाएगा? 10% हो जाएगा 36 डिग्री। हमें निकालना है कितना है? हमें 20 निकालना है, तो 36 का डबल कर दो, कितना हो जाएगा? 72 हमारा आंसर। इजी। ठीक है, ये आपको माइंड में करना था सिर्फ इसका सॉल्यूशन इजीली बताने के लिए मैंने आपको ये सब इतना सब कुछ लिखवाया। ठीक है, लेकिन आपको ये माइंड में करना है, माइंड से ही सॉल्व हो जाएगा। 20 का डबल कर देंगे तो 72 आंसर आ जाएगा। 5 सेकंड का भी मुश्किल से टाइम नहीं लगता। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल हैज़ एन एरिया ऑफ 50 स्क्वायर यूनिट्स। इट्स हाइपोटेनियस यूनिट, इट्स इन यूनिट्स कितना होगा? हमें हाइपोटेनियस निकालनी है। ठीक, एक राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल। मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया कि आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है। आइसोसेलेस ट्रायंगल वो ट्रायंगल होता है जिसकी 2 साइड इक्वल होती है। ठीक है, तो ये एक राइट एंगल है और आइसोसेलेस भी है, तो राइट एंगल मान लेते हैं। यहाँ पे राइट एंगल है। आइसोसेलेस है मतलब कि ये साइड और ये साइड इक्वल है। हमें मान लेते हैं ये साइड x है तो ये साइड भी x है। राइट एंगल तो हाइपोटेनस कितनी होती है? हाइपोटेनस होती है कि दोनों साइड का स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक है, तो ये हो जाएगा √2 और x बार। ठीक है, अब हमें बोला गया है कि उसका एरिया दे रखा है, एरिया दे रखा है 50। तो एरिया कितना होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस कितना है? x, हाइट कितनी है? x। तो ये हो जाएगा हाफ एक्स स्क्वायर, इसकी वैल्यू दे रखी है 50। तो x कितना निकल आएगा? एक्स स्क्वायर निकल आएगा 100, x निकल आएगा 10। ये तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 10। तो हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये हो जाएगी 10√2। तो थर्ड ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है, ये आप आइसोसेलेस ट्रायंगल और इक्विलैटरल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी याद रखनी है। इक्विलैटरल ट्रायंगल में तीनों साइड इक्वल होती हैं, तीनों साइड इक्वल होंगी और तीनों एंगल भी इक्वल होंगे 60। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब हम मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमें बोला गया है, क्या बोला गया है कि दी मंथली इनकम ऑफ आदित्य इज़ 54,000। ठीक है, ये उतना ये 15% फ्यूल पे खर्च करता है, 27% रेंट पे खर्च करता है, ट्रांसपोर्ट पे 15% खर्च करता है, फूड पे 23% खर्च करता है। तो बताना कि फूड पे कितना खर्च करता है। तो फूड पे कितना करता है? 23%। तो 23% कितने का टोटल कितना है? 54। 3 जीरो, 2 जीरो, जो 2 जीरो कट गए, तो इसका आंसर कितना हो गया? इसका आंसर हो गया 0, 2, 4,
14 ये वाला। ठीक है, अब देखो कंफ्यूज करने के लिए आपको यहाँ पर 42 दे रखा है, यहाँ पर 24 दे रखा है, तो आप अगर जल्दीबाजी में होंगे तो ये आंसर ये होगा, लेकिन आप ये लगा के आ जाएंगे। ठीक है, इस चीज़ का बहुत ध्यान देना है। सिली मिस्टेक्स बहुत होती हैं और सिली मिस्टेक्स की वजह से बहुत नंबर कटते हैं, वो हमें बाद में रिग्रेट होता है। इससे अच्छा क्या है, आप क्वेश्चन करो आराम से, तसल्ली से करो। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अ पर्सन अर्न कमाता है 16,000 पर मंथ एंड स्पेंड 80% ऑफ हिस इनकम एंड सेव द रिमेनिंग अमाउंट। 80% खर्च करता है, 80% खर्च करता है, तो सेव कितना करता होगा, सेव करता होगा 20%। ठीक है, अगर उसकी इनकम 20% से बढ़ा दी और एक्सपेंडिचर 10% से बढ़ा दिया, तो उसकी सेविंग कितने में बढ़ी होगी, कितने परसेंट से बढ़ी होगी। तो सेम चीज़ लिख लेते हैं, एक इनकम है, एक एक्सपेंस है, एक सेविंग। वो कमाता है 16,000, खर्च करता है 80%, कितना हो गया, तो ये हो गया 0। और सेव कितना करता होगा, सेव इन दोनों को माइनस कर लो, 16,000 में से इन दोनों इसको माइनस करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 3203। इतना सेव करता है। ठीक है, ये हमारी पहली इक्वेशन थी। अब दूसरे में बोलता है कि उसकी इनकम जो है वो बढ़ गई 20% से, तो कितनी होगी, 120% होगी। 16,000 का कितना होगा, 12 छक्के इतना। ठीक है, और उसके एक्सपेंस बढ़ गया 10% से, 10% मतलब कि 110%, तो ये कितना हो जाएगा, 11। ठीक, इतना हो गया। अब देखो इनकम उसको इतनी मिली, इतना उसने खर्च कर दिया, तो सेव कितना किया, सेव उसने किया, माइनस कर लो, 0,215,5120 उसकी सेविंग होगी इस बार की। ठीक है, अब आपसे परसेंटेज पूछा है, तो परसेंटेज इन दोनों का डिफरेंस कितना है, ओरिजिनली इन दोनों का डिफरेंस है 0,291। ठीक है, डिफरेंस है, तो 1920 इंक्रीज हुआ उसकी सेविंग में। ओरिजिनली कितनी थी, तो ओरिजिनली इतनी थी, और परसेंटेज निकाल लो, 16 960 60%। ठीक है, इस तरह से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना था। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है, विदाउट डूइंग द एक्चुअल डिवीजन फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 28735429 इज डिविजिबल बाय 9। ठीक है, अब सिंपल सी बात है, देखो अगर हम इसको डिवाइड करके करेंगे तब भी हो जाएगा, लेकिन टाइम ज़्यादा लगेगा। तो यहाँ पे आपको क्या याद रखना है, आपको डिविजिबिलिटी टेस्ट याद रखना है। डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या कहता है, 9 का, 11 का तो मैंने बता दिया था, तो 9 का ये कहता है कि सम जो हो ऑफ ऑल डिजिट्स वो डिविजिबल होना चाहिए 9 से। अब सम कितना है, देखिए 2 + 8 10, 17 20 25 29 31 40, तो ये इसका सम हो गया 40। तो 49 से डिविजल होता है कितनी बार में, कितना रिमाइंडर बचा, 4। ये आपको मन में कर लेना था, मैंने आपको बस समझाने के लिए यहाँ किया। ठीक है, अब आपको मैंने बताया था कि पिछले लेक्चर में बोला था कि डिविजिबिलिटी टेस्ट आपको याद होनी चाहिए कुछ नंबर के, 3 7 11, इनके तो याद होने ही चाहिए, इनके बहुत ज़रूरी हैं भाई, इनके पूछता है। ठीक है, तो आपको यह ध्यान रखना है, आगे क्वेश्चन आएगा तो मैं उसमें डिविजिबिलिटी टेस्ट करा दूंगा। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, द एंगल ऑफ ट्राइंगल्स आर सच दैट वन इज एवरेज ऑफ अदर टू। मतलब कि सपोज 3 एंगल हैं, तो उसमें से एक एंगल जो है वो बाकी दोनों का एवरेज है। देन द एंगल ऑफ ट्राइंगल आर। ठीक है, तो
ये कौन कौन सा एंगल फिट बैठ रहा है। तो पहले सबसे पहली चीज़ एक प्रॉपर्टी हमें पता होनी चाहिए क्या, कि ट्राइंगल के तीनों का सम जो होता है वो होता है 180 डिग्री। ये चीज़ हमें याद होनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ कैलकुलेट करते हैं, ये कितना बन रहा है 30, ये पाई मतलब होता है 180, ये वो वाला पाई नहीं है, ठीक है। इसका हो गया 60, इसका हो गया 90, 180, ये 180 बन रहा है। और यहाँ देखो 90 को 30 से ऐड करेंगे और डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 60 आएगा। तो मतलब दोनों ये भी चीज़ लागू हो रही है, ये भी चीज़ लागू हो रही है, तो ये फर्स्ट आंसर है। फर्स्ट कहाँ है यहाँ, एक वो बाकी चेक कर लेते हैं। ये देखो ये कितना हो जाएगा 60, 60 और 90, 120, ये है 210 बैठ रहा है। ये तो भाई 180 के इक्वल ही नहीं है, तो ये तो ट्राइंगल ही नहीं बन सकता, ठीक है। सेम इसमें देख लो 30, 60, 45, ये 135 बैठ रहा है, ये भी 180 के इक्वल नहीं है। इसमें देखो 90, 90, 90, 90, 180 हो गया, और ये 61, 250 हो गया, 230 हो गया, तो ये भी 180 के इक्वल नहीं है, तो ये भी ट्राइंगल नहीं बन रहा। तो एक ही आंसर हो गया हमारा, ठीक है। आपको बस अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखना है कि मतलब कि अगर आपका ये आंसर निकल आया तो आप उसको टिक टिक करके आगे बढ़ो, ये नहीं कि आप बाकी सॉल्व करते रहो। यहाँ मैंने सॉल्व करके दिखाया है कि बाकी आंसर नहीं होगा। आपको बस कॉन्फिडेंस रहना चाहिए अपने अंदर कि भाई अगर पहला आंसर मेरा है तो है, मुझे बाकी कंफर्म करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कंफर्म करने में आपका टाइम वेस्ट होगा। आंसर वही होगा लेकिन आपका टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। टाइम को बचाना है। अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं। लेट सी बी एन एंगल सर्कल विथ सेंटर O and P be an external point to C. Let PA and PB be two tangent to C, with A and B being the point of tangency respectively. If PA and PB are inclined to each other at an angle of 60 degree, then find angle POA. अब इसमें बोला है कि एक सर्कल है C, एक सर्कल है C, इसका नाम C है, इसका सेंटर है O, P एक एक्सटर्नल पॉइंट है, ठीक है, सी के बाहर है, इस सर्कल का नाम है सी, ठीक है। और सी के बाहर एक पॉइंट है पी, पी से दो टेंजेंट गई, टेंजेंट मतलब कि जो सर्कल को एक्सटर्नली कट करती है, ठीक है। अब एक गई ए पे, एक गई बी पे। अब उसने बोला कि दोनों जो पी ए पी बी आपस में मिले वो मिले 60 डिग्री पे। तो आपको क्या निकालना है, आपको ये वाला एंगल निकालना है, पी ओ ए, ये वाला एंगल निकालना है। इसको मान लेते हैं एक्स, ठीक है। अब इसमें आपको दो चीज़ पता होनी चाहिए। पहली चीज़ क्या, कि टेंजेंट जो है, टेंजेंट जो हैं वो सर्कल पे जब टच करती हैं तो वो 90 डिग्री परपेंडिकुलर होती है। मतलब ये एंगल जो है ये 90 होगा, यहाँ पे ये एंगल जो है वो 90 होगा। क्लियर, ठीक है। अब सेम चीज़ दोनों ट्राइंगल को हम कॉन्ग्रेंट प्रूफ कर देंगे। कॉन्ग्रेंट कैसे हो जाएगा, देखो भाई एक डिग्री, एक 90 डिग्री है, ठीक है। और ये जो है ये रेडियस आर है, तो ये भी रेडियस आर है, दोनों इक्वल हो जाएंगी, ठीक है। और यहाँ पे ये हाइपोटेनस जो है, ये हमारी जो हाइपोटेनियस है पी ओ, जो हाइपोटेनियस है वो कॉमन है, ठीक है। तो यहाँ पर राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड कॉन्ग्रेंसी लग जाएगी, जिससे ट्राइंगल दोनों आपस में कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। जब ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे तो क्या मतलब हो जाएगा, उसका मतलब ये हो जाएगा कि ये एंगल इस एंगल के इक्वल है। टोटल 60 है तो ये एंगल y है, तो ये एंगल भी y है, तो y कितना हो जाएगा हमारा, y हो जाएगा हमारा 30 डिग्री, ठीक है। y हमारा हो गया 30 डिग्री, y 30 है, ये 90 है, तो x कितना हो जाएगा, x हो जाएगा हमारा 60 डिग्री, क्योंकि हमें पता है कि 90 + 30 + x कितना होता है 180 डिग्री। ये ट्राइंगल की प्रॉपर्टी है, ठीक है। उससे x कितना हो जाएगा हमारा, x हो जाएगा 60 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एट प्रेजेंट ए इज थ्राइस ऑफ एस ओल्ड एस बी
एंड सी इज़ 5 years एल्डर देन बी, ठीक है। तो मान लेते हैं ए बी सी 3 बंदे हैं, बी एक्स है तो ए जो है उसका 3 गुना आता है और सी जो है उससे 5 साल बड़ा है। अब बोला है कि सम ऑफ एजेस ऑफ ए बी सी इज 75 ईयर, तीनों का जो सम है वो कितना है 75। तो उससे एक्स की वैल्यू कितनी निकल आएगी, ये 5x हो जाएगा, ये वहाँ चले जाएगा तो 70 हो जाएगा। एक्स कितना निकल आएगा, एक्स 14 निकल आएगा, एक्स निकल आया आपका 14। अब पूछा क्या है क्वेश्चन में पूछा है कि एज ऑफ बी 5 years अगो, एज ऑफ बी 5 साल पहले, तो 5 साल पहले 14 में से 5 हटा दो 9। एज ऑफ ए की एज कितनी है 3x, तो 3 इंटू 14 और फ्रॉम नाउ बोला है तो आगे 3 जोड़ दो तो 42 में से 45 हो गया। इनका रेशियो पूछा है तो 9:45 का रेशियो पूछा है तो 1:5 इसका आंसर। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अब है 18 क्वेश्चन। 18 क्वेश्चन बोलता है कि 3 मंथ की, अक्टूबर नवंबर दिसंबर की हमें वेजेस दे रखी हैं 3 बंदों की, ठीक है। हमसे बोला गया है कि नवंबर की, नवंबर मतलब ये वाला, नवंबर की वेजेस सुनील, द वेजेस ऑफ सुनील इज़ व्हाट परसेंटेज टू द वेज ऑफ राहुल। सुनील की जो वेज है, सुनील की जो इनकम है वो राहुल की इनकम की कितनी परसेंट है, तो राहुल की इनकम की कितने परसेंट है ये हमें चेक करना है। 2 जीरो कट, ये हो जाएगा कितना हो जाएगा 10500। अब देखो, अब हम 115 का टेबल तो आता नहीं है तो हम इसको हिट एंड ट्रायल से चेक करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 90 दे रखा है, यहाँ पे भी 9 है तो एक बार 9 से चेक कर लेते हैं। 9 से कितना बनेगा, ये बनेगा 5310, ठीक है। तो ये 9 ये उससे छोटा है, ठीक है, तो 9 तो फिट बैठ रहा है इसमें, 35 ये 150 हो गया, ठीक है। अब देखो ये 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है। तो 91 के आगे पॉइंट लग के कुछ होगा, पर 91 वाला एक ही ऑप्शन है तो यही हमारा आंसर हो, ठीक है। इस तरह से हमें हिट एंड ट्रायल मेथड यूज़ करना है, ठीक है। हमें ये नहीं कि पूरा कैलकुलेशन करना है, भाई पूरा कैलकुलेशन कोई नहीं चेक कर रहा, आपके चेक करने के नंबर नहीं है, आपके आंसर करने के नंबर है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोलता है कि एक्स वेरियस इन्वर्सली एस वाई। इसका कहने का मतलब क्या है, एक्स जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है वाई के, तो ये क्या हो जाता है, ये इक्वल्स टू में जब आ जाता है यहाँ पे कांस्टेंट आ जाता है, कांस्टेंट का नाम वाई है, ये इसने बोला है। अब उसने बोला कि जब x2 है तो y 6 है, जब x2 है तो y 6 है, तो k कितना आ गया, k आ गया 12, ठीक है। अब वैल्यू ऑफ y निकालनी है जब x3 है, तो x को 3 रख दो और y हमें निकालना है और k कितना है 12 है, तो ये कितना y कितना आ जाएगा 4, ठीक है। ये आपको मन में कर लेना था लेकिन फिर भी मैंने आपको बता दिया ताकि मतलब कि आपको किस तरह से प्रोसेस आपका दिमाग करेगा उस चीज़ को ध्यान रखना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं। इफ़ द सम ऑफ 5000 इज टेकन एट अ सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 15% पर एनम फॉर 3 years एंड अनदर सम ऑफ 8000 इज टेकन एट अ सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 12% पर एनम फॉर 4 years, तो पॉजिटिव डिफरेंस ऑफ इंटरेस्ट क्या है, इंटरेस्ट के बीच का डिफरेंस पूछा है, ठीक है। अब 2 सिचुएशन है, उस सब सिचुएशन से पहले आपको सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला निकालना आना चाहिए। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, P प्रिंसिपल, आर रेट, टी टाइम, ठीक है। ऐसे ही कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूले बनते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला भी अलग होता है, लेकिन क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो 1 साल 2 साल 3 साल ऐसा पूछता है, कम सालों का पूछता है, तो हम उसको सिंपल इंटरेस्ट से भी सॉल्व कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे ये मैं आपको जब वो क्वेश्चन आएगा तब मैं बताऊंगा। सिंपल ट्रिक है, ट्रिक नहीं है, कुछ भी इजीली आप कर सकते हैं। तो अब इसमें क्या बोला है वो देखते हैं। पहले सिचुएशन देखते हैं। पहले सिचुएशन बोला है कि 5000 प्रिंसिपल है, 15% ब्याज है और 3 साल के लिए है, तो उसमें इंटरेस्ट कितना बैठेगा ये आपसे पूछा है। तो 45 पंचे पूछा है इसमें, 45 पंचे 225, ये पहले वाले का हो गया।
सेकंड वाला क्या बोला है, सेकंड वाला बोलता है कि 8,000 आपका प्रिंसिपल है, 12 ब्याज दर है, 4 साल के लिए है, तो उसका आपको इंटरेस्ट कितना आएगा, तो 80 इंटू 48, तो ये हो जाएगा 0,483, इतना हो जाएगा। अब उसने पूछा क्या है, उसने पूछा है कि दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, तो 3840 माइनस 2250 बता दो, 1596, ये आपका आंसर हो गया। इजी था। अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं। वरुण एंड संदीप स्टार्टेड for a car race from the same point in the same direction at the same time on a circular track of length 1635। ठीक है, इससे पहले लास्ट सेशन में मैथ के मैंने आपको बताया था कि अगर एक सर्कुलर ट्रैक है और दो बंदे सेम डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं, ये कहने का मतलब ये भी ऐसे ही दौड़ेगा और ये भी ऐसे ही दौड़ेगा, सेम डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं। ठीक है, जब सेम डायरेक्शन में दौड़ते हैं तो जो रिलेटिव स्पीड होती है, वो होती है माइनस, उसको करते हैं सब्ट्रैक्ट। सेम के लिए जब ऑपोजिट होते हैं तो रिलेटिव स्पीड होती है ऐड, उसको करते हैं प्लस। ये मैंने आपको बताया था। तो सेम जो हमने पहले क्वेश्चन किया था वही जैसा लगभग सेम क्वेश्चन है कि हमें दो बंदों की स्पीड दे रखी है, तो रिलेटिव स्पीड इनकी माइनस हो जाएगा, तो माइनस में कितना आ जाएगा, 18 किलोमीटर पर आवर। और हमें डिस्टेंस दे रखी है, लेकिन ध्यान रखना है कि डिस्टेंस दे रखी है मीटर में, तो इसको भी हम कर लेंगे उसमें चेंज, किसमें 5 मीटर पर सेकेंड में। ठीक है, डिस्टेंस हमारे पास इतना है, तो टाइम कितना हो जाएगा, टाइम हो जाएगा 327 हमारा टाइम हो जाएगा। अब 327 टाइम हो गया। अब एक और टाइप का क्वेश्चन बनता है जो मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में भी कि भाई इसको ध्यान रखना है। और ध्यान क्या रखना है, वो ये बनता है कि जैसे सपोज ए और बी यहाँ से शुरू किए, ठीक है, तो वापस वो ए और बी यहाँ पे कब मिलेंगे, स्टार्टिंग पॉइंट पे वापस कब मिलेंगे, स्टार्टिंग पॉइंट पे वापस कब मिलेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, उसके लिए हमें दोनों का टाइम निकालना पड़ता है कि दोनों भैया एक सर्कल को कंप्लीट करने में कितना टाइम लेंगे। ठीक है, और दोनों का टाइम निकाल के जब हम एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम जो आता है वही वो टाइम होता है जब ये स्टार्टिंग पॉइंट पे वापस मिलेंगे, दोनों के दोनों। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, स्टार्टिंग वाला पॉइंट वाला क्वेश्चन भी पूछता है एसएससी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि पाइप्स M, N and S can fill the tank in 25, 50 and 100 minutes। 3 पाइप में दे रखे हैं, एक पाइप जो है वो 25 मिनट में भरता है, एक पाइप जो है 50 मिनट में भरता है, एक पाइप जो है वो 100 मिनट्स में भरता है। तो मान लेते हैं कि टोटल वर्क जो है वो 100 है, तो इनकी तीनों पाइप की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, तीनों पाइप की एफिशिएंसी हो जाएगी 4:1, ये इनकी एफिशिएंसी। ठीक है, ये एफिशिएंसी होगी। अब क्वेश्चन क्या बोलता है, क्वेश्चन बोलता है कि N और S को 10 मिनट तक खुला छोड़ा, तो N और S मतलब कि 3 एफिशिएंसी वाले को 10 मिनट तक खुला छोड़ा, तो उसने कितना काम कर दिया होगा, उसने काम कर दिया होगा 30 उसने काम कर दिया। अब कितना बचा, 70 बचा 70। अब उसने बोला कि N पाइप को बंद कर दिया और M पाइप को खोल दिया, तो अब M और S काम कर रहे हैं। ठीक है, N पाइप हो गया बंद। ठीक है, और S पाइप जो है उसको 15 मिनट पहले 50 मिनट्स बिफोर ख़त्म होने के बंद कर दिया, मतलब 15 मिनट तक, सिर्फ 15 मिनट जो S पाइप बंद रहा वहाँ पे M काम करता रहा। तो मान लेते हैं कि जो S है और M है उन दोनों ने x मिनट तक काम किया। ठीक है, M ने तो पूरा x मिनट तक काम किया। ठीक है, S ने x में से 15 मिनट पहले ही बंद हो गया। ठीक है,
तो इक्वेशन क्या बनेगी यहाँ पे ये बनेगी कि भाई जो दोनों मिलके काम कितना करेंगे, वो इतना करेंगे कि भाई देखो इतने मिनट एस चला, किस एफिशिएंसी से चला, एस चला 1 की एफिशिएंसी से, और एम चला इतना कितनी की एफिशिएंसी से, 4 की एफिशिएंसी, 4 एफिशिएंसी है, ठीक है। और कितना टाइम बचाता था, टाइम बचाता 70 काम बचाता, 70 काम उसको और करना था। तो इसको सॉल्व कर लो भाई, x माइनस 15 प्लस 4x 70, 5x इक्व टू 85, x इक्व टू 17। x क्या है हमारा, टाइम है, तो मतलब 17 मिनट तक काम और हुआ, ठीक है। 17 मिनट तक अभी काम हुआ, पहले काम कितना हुआ था, पहले 10 मिनट तक हुआ था। 17 पहले कितना हुआ था, पहले 10 मिनट तक हुआ था। हमें पूछा क्या गया है कि टोटल टाइम ही पूछा गया। टोटल टाइम कितना हो जाएगा, 10 + 17 27, ठीक है। हमें यहाँ आगे सॉल्व करते हुए नहीं रहना है कि भाई एस कितना टाइम लेगा, एम कितना टाइम लगेगा। क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में सिर्फ टाइम पूछा, तो टाइम निकालो, ख़त्म करो, ठीक है। ये हमारा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई जो देखो, सिंप्लीफाई, अगर सिंप्लीफाई का भी एक रूल होता है। रूल क्या होता है कि आपको ऐसे सॉल्व नहीं करना, ये ऐसे भी नहीं करना, आपको बॉडमास नियम का फॉलो करना है। बॉडमास का मतलब क्या है, ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीप्लाई एडिशन सब्ट्रैक्शन, इस ऑर्डर में फॉलो करना है। तो पहले ब्रैकेट आता है, ब्रैकेट है नहीं, ऑफ भी नहीं है, डिवाइड है पहले, तो पहले डिवाइड करेंगे। तो इन दोनों को डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 0.7। फिर मल्टीप्लाई, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो भाई, 36 3 15 1.56 आ गया। और ठीक है, अब क्या बचा, 21 माइनस 0.7 प्लस 1.56 प्लस 0.9, ये बचा। अब एडिशन आता तो इन दोनों को ऐड कर लो, तीनों को, ठीक है। तो तीनों को जब ऐड कर लेंगे, 21 1.56 0.9, तो ये आ जाएगा 6 4 3 2। इसमें से माइनस करना है किसको, 0.7 को, 6 7 2 2, ये हमारा आंसर आ गया। क्लियर भाई। सिंप्लीफिकेशन बहुत तरीके से करना है, ध्यान से करना है, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन में ही जितना क्वेश्चन इजी होता है उतने में हम जल्दी हड़बड़ा कर देते हैं, उतने में गलती होती है, ठीक है। 5 सेकंड 10 सेकंड ज़्यादा ले लो, लेकिन कैलकुलेशन सही करो भाई, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन में हमें कितने बच्चे इंस्टीट्यूट ए में और इंस्टीट्यूट बी में आए हैं 5 साल में, वो हमें दे रखा है, ठीक है। जो ब्लू वाला है वो इंस्टीट्यूट ए है, जो रेड में है वो इंस्टीट्यूट बी है। तो पूछा गया है कि रेशियो पूछा है टोटल स्टूडेंट जो बी में आए हैं, जो बी में आए हैं, ठीक है, बी में आए हैं उनका पूछा गया है 2019 का। तो 2019 में बी में कितना है, 350। 2020 में पूछा है 375, और 22 में पूछा है 22 ईयर 200। तो भाई लिख लेते हैं इसको, ठीक है भाई। अब दूसरा क्या पूछा है, दूसरा पूछा है ए का कितना में, 2018 20 21, 2018 20 21, लिख लेते हैं इसको, 150 300 250। तो ये नीचे वाला हो गया 700, ऊपर वाला हो गया 925। 25 से काट देते हैं, ये आएगा 37, 25 से काट देते हैं, ये आएगा 20, 37/28। ये हमारा आंसर। देखो ये भी लगभग सिमिलर है, लेकिन आगे पीछे कर दिया, तो ये चीज़ ध्यान देनी है कि जल्दीबाजी में आप आगे पीछे ना कर दो भाई। जो ऊपर रेशियो पूछा है वो उसको ऊपर रखना है, जिसको नीचे पूछा है उसको नीचे रखना है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, जो हमारा इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है, वो ये है कि एवरेज टेम्परेचर ऑफ अ सिटी फॉर फर्स्ट 16 डेज ऑफ जनवरी, जनवरी की बात की गई है, ठीक है। पहले 16 दिन का टेम्परेचर है 22, एवरेज टेम्परेचर लास्ट 16 दे रखा है 26। पहले 16 दिन का 22 है, आखिरी 16 दिन का 26 है, और पूरे एंटायर मंथ का 24 है। देखो जनवरी में दिन होते हैं 31, ठीक है। अब शुरू के 16 दिन का दे रखा है 22, और बाद के 16 दिन का दे रखा है
26, ठीक है, और पूरा दे रखा है 24। अब देखो 16 कितना हो गया 32, मतलब एक दिन का टेम्परेचर जो है वो डबल दे रखा है, 2 बार दे रखा है। तो इसमें से कौन से दिन का आएगा, तो शुरू के 16 और आखिरी के 16 में से 16 जो 16वां दिन है वो 2 बार आया है, ये आया है 2 बार, इसको एक्स मान लेते हैं। तो इसी को एक बार घटा देंगे तो हमें ये इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। और यही हमें निकालना है, हमें क्या निकालना है, हमें एक्स ही निकालना है कि 16 डे का कितना है, ठीक है। तो 22 इंटू 16 कर लेते हैं, 16 22 से कितना होता है 2 5 3, और 16 26 कितना होता है 6 1 4, और ये कितना होता है 4 4 7। तो एक्स जो हो गया वो हमारा आ गया 744, इन दोनों का सम कर लो भाई, इन दोनों का सम होगा 768, सॉरी ये हो गया आपका 768 माइनस 74। एक्स जो हो गया वो हमारा हो गया 24, मतलब कि 16वें दिन का तापमान कितना था, वो था 24 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये जो सेशन है वो ख़त्म होता है, ठीक है। मैं आशा करता हूँ, होप करता हूँ कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा और थोड़े इजी तरीके से सॉल्व करना आपने सीखा होगा इस सेशन के ज़रिए। तो अब हम मिलते हैं अगले सेशन में, जो कि हमारा रहेगा शिफ्ट 3 का मैथ्स का लेक्चर, ठीक है। सो थैंक यू सो मच एंड राधे राधे सभी को।